साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। बहुत ही उथल पुथल मची हुई है क्योंकि चुनाव है। अगर चुनाव के बाहर यह समय होता तो ये उथल पुथल नहीं मचती। और जो एक झगड़ा चल रहा है सिर ढकने के एक छोटे से कपड़े के लिए, हिजाब के लिए, वह लड़ाई नहीं होती, उसे चुनावी मुद्दा बनाया नहीं जाता। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। आपकी और हमारी जो पीढ़ी है इस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी समस्या भी है। हम आर्थिक रूप से बहुत बड़े कर्जे में भी हैं, यह आप सबको पता होगा। और मोदी जी पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही है कि वो देश को आर्थिक रूप से समृद्ध कैसे बना पाए। महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में और काले धन की व्यापकता के विरोध में जो मत पहले बार मोदी जी को दिया, उस मत का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ। लोग कहते हैं कि मोदी जी देश संभाल नहीं पा रहे हैं। हम गांधी टीवी हैं, हमारा नारा है सच देखो, सच कहो, सच सुनो। तो हम सच ही कहेंगे। दोष मोदी जी का नहीं है, दोष भारत की जनता का है। विशेषकर दोष उन भाजपाइयों का है, उन भाजपा के कार्यकर्ताओं का है जो मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं। आपको पता है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी बेरोजगारी की, देश के उत्पादन को तीव्र गति से आगे बढ़ाने की। हर नेता जब अच्छे पद पर आता है तो सकारात्मक सोच के साथ आता है कि मैं कुछ अच्छा करूंगा। मोदी जी भी सकारात्मक सोच के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। और जब उन्होंने देखा कि देश में बहुत बड़ी बेरोजगारी है और उस बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए उत्पादक लोगों का देश में होना बहुत जरूरी है, और जब उन्होंने देखा कि तकनीकी रूप से, जब मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री बनते ही यह महसूस किया कि हम तकनीकी रूप से बहुत पीछे हैं, तो उस तकनीकी गैप को, उस तकनीक में जो हमारा और विकसित देशों के बीच में जो अंतर है उसको पाटने के लिए उन्होंने अपने देश की बड़े धनाढ्य कंपनी के मालिकों को बुलाया। और जितने भी, हम आज जयपुर में हैं, यहाँ पर ऑटोपाल एक कंपनी है, उनके मालिक से मैं मिला हूँ और उन्होंने कहा कि वो किस तरह मोदी जी के साथ चीन गए थे और चीन के बड़े उद्योगपतियों के साथ प्रधानमंत्री ने मीटिंग करवाई थी ताकि चीन की तकनीक हमारे देश में आ सके। तो वो एक दौर था जब मोदी जी पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे थे और विपक्ष एक सुर में कह रहा था कि मोदी जी पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, अपनी देश की चिंता नहीं कर रहे हैं। लेकिन देश की चिंता मोदी जी कर रहे थे, इसलिए पूरे देश का, पूरे विश्व का वो भ्रमण कर रहे थे, उद्योगपतियों को साथ लेकर कर रहे थे। और उन्होंने एक नारा दिया, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के पीछे क्या सोच थी और वह कैसे असफल हुई, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेक इन इंडिया, जब मोदी जी ने देखा कि हम देश के उद्योगपतियों को विश्व स्तरीय तकनीक तक लाने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे, हमें जल्दी ही काम करना है, बहुत तीव्र गति से काम करने का एक दौर अभी भी है, तब भी था और आगे भी रहेगा। ये एक 20 या 25 वर्षों का एक गैप है जहां सुपर पावर शिफ्ट हो रहा है। आज चीन है, कल हम हो सकते हैं। तो मोदी जी ने इस बात को महसूस किया कि हम सुपर पावर बन सकते हैं और तेजी से, चूंकि चीन के साथ कोई देश जाना नहीं चाहता क्योंकि वहां साम्यवादी सरकार है, और विश्व की यूरोपियन कंट्रीज, रशिया और अरब कंट्री, जितने भी तमाम देश है, वो सब हिंदुस्तान को ताकत देना चाहते हैं ताकि हम चीन से लड़ सकें, चीन की तानाशाही रवैये से लड़ सकें। आपने देखा कोरोना चीन के द्वारा फैलाया हुआ है। ये तो एक छोटा सा नमूना है। अगर चीन का आधिपत्य इसी प्रकार बढ़ता रहा तो आने वाले समय में
पूरे विश्व को इससे भी बड़ी महामारियों के दौर से गुजरना पड़ेगा। वो अपने लाभ के लिए किसी को मार भी सकता है, किसी को नेस्तनाबूद भी कर सकता है। चीन के दिल में दया नहीं है। इस बात को पूरी दुनिया के शहंशाह, पूरी दुनिया के लीडर्स समझते हैं। तो हिंदुस्तान के पास एक मौका था, वे गए और उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया कि आप आइए और आप हमारे देश में बनाइए। चीन के पास भी गए, क्योंकि कंपटीशन की हिम्मत नरेंद्र मोदी में हमेशा रही है। और वो नरेंद्र मोदी की हिम्मत, उस हिम्मत का गलत फायदा, उस हिम्मत की गलत दिशा नीचे कार्यकर्ताओं के बीच में चली गई और वहां नरेंद्र मोदी का स्किल इंडिया फेल हुआ। स्किल इंडिया, यस, मेक इन इंडिया जब आया तो जब विदेश की कंपनियां यहां आई तो उन्हें यहां के नौजवान चाहिए थे जो स्किल्ड हों, जो उनके लिए काम कर सके। तब आया स्किल इंडिया। और स्किल इंडिया में क्या हुआ आपने देखा? स्किल इंडिया के नाम से जिन लोगों ने दुकानें खोली उन्होंने देश को लूट लिया, मोदी के विजन को लूट लिया। और एक भी भाजपा के नेता ने, एक भी भाजपा के कार्यकर्ता ने, एक भी भाजपा के युवा संगठनों ने काला झंडा नहीं दिखाया उन स्किल इंडिया में घोटाला करने वालों के खिलाफ। कितना बड़ा विजन हमारा देश का फेल हुआ। एक प्रधानमंत्री फेल हो गया। आप और हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री चुन लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि ठीक है हमने वोट दे दिया, ये करेंगे। नहीं, हमें बराबर साथ चलना पड़ेगा। हमने एक अच्छे लीडर को लगभग फेल कर दिया पहले 5 वर्ष के कार्यकाल में। और आज जो ये हिंदू कार्ड चल रहा है ना, जिसका हम विरोध करते हैं कि नहीं चलना चाहिए, वो क्यों चल रहा है? क्योंकि आप और हम हमारे प्रधानमंत्री के विजन के साथ खड़े नहीं हुए। प्रधानमंत्री दिल्ली से चलकर जयपुर नहीं आएगा, प्रधानमंत्री दिल्ली से चलकर मुंबई नहीं जाएगा। वहां आप और हम इस देश के लिए कार्य करेंगे, इस देश के रखवाले बनेंगे, तब देश आगे बढ़ेगा। चाहे प्रधानमंत्री कोई हो, कल हो सकता है राहुल गांधी हो, तब भी अगर हम ये सोचेंगे कि राहुल गांधी चला लेगा तो देश वहीं है, वहीं रहेगा। मैं फक्र करता हूं उस प्रदेश के बारे में जहां मैं बहुत अधिक रहा, जहां के मेरे माता पिता है, केरल। मैंने बहुत करीब से देखा है वहां के लोगों की मेहनत, वहां के लोगों की ईमानदारी, वहां के लोगों का विजन। आज यही कारण है कि पूरे देश में केरल ही एक ऐसा प्रदेश है जिसकी तुलना यूरोपीय देशों से, उन देशों से की जाती है जो विकसित है, जो विकास कर चुके हैं। साथियों, सबसे बड़ी जो विडंबना हमारी रही है, हमने कभी प्रजातंत्र समझा ही नहीं। हमने हमारे देश के शासन को हमेशा नेता तंत्र ही समझा। गली में कोई कचरा फैला हुआ है, फैलाने वाला गली का व्यक्ति है और हम उसकी शिकायत करने नगर निगम के पार्षद, मेयर और स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्रियों के बंगले पर पहुंचते हैं। बड़ी विडंबना है कि जो काम प्रजा का, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा होना चाहिए, उसको प्रजा हर प्रकार से भुला रही है। चीन आज सुपर पावर क्यों है? चीन का एक उद्योगपति जब दूसरे देश में व्यापार शुरू करता है तो चीन की पीछे की पूरी लॉबी, जो मजदूर वर्ग है, जो नीचे का तबका है, वो जम के लगता है और उस उद्योगपति को कंपटीशन में टिकने के लिए हर संभव मदद करता है। और हमारे यहां अगर कोई मालिक या कोई निदेशक किसी संस्थान का है और वो आंख बंद कर लेता है तो उसके कर्मचारी उस संस्थान को चौपट कर देते हैं। मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे अगर किसी संस्थानों में लग रहे होंगे तो आंकड़े निकाल लेना, वो हिंदुस्तान ही होगा। हम सिर्फ अपना सोचते हैं,
न देश का सोचते हैं, न हम जिस संस्थान में काम करते हैं उसका सोचते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे स्वार्थ, हमारे परिवार का स्वार्थ, हमारे समाज का स्वार्थ, हमारे जाति का स्वार्थ, हमारी भाषा का स्वार्थ, हमारे प्रदेश का स्वार्थ हमने राष्ट्र के रूप में कभी सोचा ही नहीं। और जब मोदी जी पहले कार्यकाल में विकास के मुद्दे पर परास्त हो गए तो सरकार में बने रहने के लिए आज हिंदू कार्ड ही उनके पास एक मुद्दा रह गया है। हम दो विचारधारा के बीच में लड़ रहे हैं, एक हिंदू धर्म की विचारधारा और एक सर्वधर्म की विचारधारा। हम इस प्रकार दो पार्टी के बीच में भी लड़ रहे हैं, एक कांग्रेस, एक बीजेपी। इनके दायरे से बाहर निकलकर सोचो। मैं नहीं कह रहा आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें, आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें, आप साम्यवादी पार्टी या तृणमूल को या किसी और पार्टी को सपोर्ट करें। आप किसी राजनीतिक दल के समर्थन करने के बजाय पहले आप देश का समर्थन करें, पहले आप देश के लिए सोचें। और देश के लिए कैसे सोचेंगे? आप जिस संस्थान में काम कर रहे हैं ये सोचिए कि वो संस्थान अगर मजबूत होगी तो आपका देश मजबूत होगा। आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं आप ये सोचिए कि उस मोहल्ले में अगर अच्छा कार्य होगा तो देश मजबूत होगा। 0% अतिक्रमण है, एनक्रोचमेंट है केरल में। वहां कोई अगर एनक्रोचमेंट करता है, अतिक्रमण करता है तो पहले पड़ोसी आता है, बाद में सरकार आती है, बाद में प्रशासन के अधिकारी आते हैं। हमारे यहां हमारा पड़ोसी कोई अतिक्रमण कर रहा है तो हम उससे लड़ते नहीं है कि तू क्या कर रहा है, क्योंकि हमने खुद ने अतिक्रमण कर रखा है। और फिर हमने खुद ने भी अतिक्रमण कर रखा है, और जब पड़ोसी अतिक्रमण करता है तो हम फोन करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों को कि साहब इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करो। प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं आपको पता है? आने वाले समय में हम उस मुद्दे को ला रहे हैं। कितनी बिल्डिंगें यहां बनने के बाद सीज है। प्रशासनिक अधिकारी ध्यान रखते हैं कि बन जाए, और जब बनकर खड़ी हो जाती है इमारतें तब उनके अधिकारी आते हैं, क्योंकि अब बना ही लिया, करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगा दिया मालिक ने। अब उस पर गलत का एक नोटिस देते हैं कि साहब आपने ये गलत कर लिया है। अगर उसने पैसा दे दिया तो ठीक है बना लो, और नहीं तो फिर उसका वो बना बनाया आशियाना जो उसने बड़ी मेहनत से, उसकी गलती है कि उसने अतिक्रमण भी किया है, लेकिन जो पैसा देते हैं उनका अतिक्रमण बच जाता है और जो नहीं देते हैं उनका तोड़ जाते हैं। कितने अतिक्रमण है हमारे शहर में। तो साथियों, मैं मुद्दे से नहीं भटकना चाहता। मैं पुनः आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप अब भी सरकार का साथ दें। हमारे प्रधानमंत्री, मैं राजस्थान के जयपुर से बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी हैं। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। इनकी विचारों को हमारे द्वारा चुने हुए नेता के रूप में आप स्वीकार करें और विकास के लिए कार्य करें। इनके द्वारा जो बताए गए निर्णय हैं उनका अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो उसका विरोध करें। उनका अगर कहीं पर भी गलत इस्तेमाल हो रहा है तो आगे बढ़कर आएं, अपने नागरिक होने का दायित्व निभाएं, प्रजातंत्र की प्रजा होने का दायित्व निभाएं, प्रजातंत्र के मालिक होने का दायित्व निभाएं। अगर आप आम आदमी हैं, अगर आप प्रजा हैं, तो ये सरकार हमारी है, हम सरकार है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में और भी विषय पर हम चर्चा करेंगे। गांधी टीवी अभी शुरू नहीं हुआ है, हम जस्ट रिहर्सल कर रहे हैं, और इस रिहर्सल को भी हम नॉर्मली डाल रहे हैं ताकि सच्चे देशभक्त हमारे साथ आए, जो अच्छे लोग होंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। गांधी टीवी हर बूथ स्तर पर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इन सब सोच से परे हिंदुस्तान का नागरिक खड़ा करना चाहती है। हम पत्रकार नहीं बनाना चाह रहे, हम देश के रक्षक बनाना चाह रहे हैं। पत्रकारिता का जो मूल्य गिर गया है, आज जो एक छोटे से दुपट्टे के लिए, सिर पर डालने वाले उस कपड़े हिजाब के लिए जो मीडिया
पूरी जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा है। उस मीडिया ने जो छोड़ दिया है, उस मीडिया ने जो भुला दिया है, उस मीडिया ने जो खो दिया है, उसे पुनः प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसे पुनः याद करना चाह रहे हैं, उसे पुनः हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो सच्ची पत्रकारिता जो राष्ट्र निर्माण का कारण बनेगी और एक करना चाहिए। हो सकता है हम सफल नहीं हो, लेकिन हम अच्छे कार्य को करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। सफलता मिले या ना मिले, हम अच्छे कार्य को करते रहेंगे। गांधी टीवी से जुड़िए और राष्ट्र निर्माण में हमारा साथ दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।